यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने से क्षेत्र में ज़रूर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक बात यदि वोटिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में उतना व्यापक प्रभाव होगा। उत्साहित तो करेंगे और उत्साहित करेंगे लोगों को। बेरोजगारी भत्ता देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, उनको क्या योग्य बना पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रैली थी दुर्ग में, उससे हम बाहर आए, तमाम लोगों से बात की। अब थोड़ा इंडिविजुअल लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि किसी के क्या मुद्दे हैं। तो एक युवा साथी हमारे साथ हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और तो हमने कहा भाई इनसे बात करें, समझें कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। आशीष कुमार यादव जी। तो आशीष भाई, जैसे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, सुना आपने क्या उनके भाषण? मैंने कुछ सुना है, ज़्यादा तो नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि मैं भी अपने काम में व्यस्त था, तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन कुछ सुना, कुछ अंश सुना है मैंने। अच्छा। जी। किस तरह के वादे कर गए, क्या बोल के गए हैं? मैं जितना एक शॉर्ट क्लिपिंग ही सुन पाया उनका, उसमें मैंने सुना कि जो जातिगत जनगणना की अभी बात हो रही है ना देश में, उसी पर बेस्ड था उनका जो भाषण था, जातिगत जनगणना था। हालांकि मैंने पूरी नहीं सुनी है उनकी बातें कि जातिगत जनगणना पर ही आधारित जो ओबीसी मतदाता को रिझाने का प्रयास कर रहे थे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। जातिगत जनगणना पर लगातार कांग्रेस भी बात कर रही है। जी। वो कह रही है भाई कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे अगर हम केंद्र में आ जाते हैं। जी। और वो आरोप लगा रही है कि भाजपा नहीं करा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या मुद्दे यहाँ बन रहा है छत्तीसगढ़ में? आरक्षण और जातिगत जनगणना तो देश का बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है ना। तो कहीं न कहीं ये तो, क्योंकि यहाँ भी मैंने देखा है कई प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं, ओबीसी वर्ग के द्वारा भी ये जातिगत जनगणना की बात कही जाती रही है और बराबर प्रतिनिधित्व। हालांकि जनगणना तो अलग मुद्दे पर, मतलब जातिगत आरक्षण तो अलग मुद्दे पर दिया जाता है ना, उसका आधार अलग है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है वो अपने जनसंख्या के रेशियो में अपना आरक्षण की मांग छत्तीसगढ़ में लंबे समय से उठती रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे प्रधानमंत्री आए थे। जी। हाँ, तो यहाँ आने से इस क्षेत्र में आपके साथ जो असर पड़ता है इन चीज़ों का? अब चूँकि नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की बात है। और छत्तीसगढ़, चूँकि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी का योगदान रहा है, तो कहीं न कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने से क्षेत्र में ज़रूर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक बात यदि वोटिंग की है तो क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति एक अलग है ना। लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पे मोदी जी को समर्थन मिलता है यहाँ से, और मिलता रहा है, पूरे देश से मिलता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में उतना व्यापक प्रभाव होगा। उत्साहित तो करेंगे और उत्साहित करेंगे लोगों को। जी। आप जैसे यूथ हैं और आपने बताया कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। बीच बड़ा आंदोलन हुआ था, वो पूरा विवाद क्या था? छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी आप देखें, भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार बहुत ही सभी कई किसानों के मुद्दे में बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट उन्होंने। उसके अलावा जो है वनोपज के लिए अब छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 65 प्रकार के वनोपज शायद खरीदे जा रहे हैं अभी, है ना। इन पर तो बहुत अच्छा काम है। गाँव के नरवा गरवा घुरवा बारी उनका नारा रहा है। हालांकि कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसको उतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो किसानों के मुद्दे को लेकर चल रहे थे। अब युवाओं की यदि बात करें तो युवाओं के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा काम हुआ है यहाँ की सरकार द्वारा, और कहीं न कहीं इस पर विफल रही। और बीच में आपने देखा भी होगा व्यापक आंदोलन भी चला था, क्योंकि एसआई की वैकेंसी जो है ना, 4-5 साल से लगातार जो अभी भी जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं युवाओं की तरफ से भी बोलना चाहूँगा। और पीएससी जो है, पीएससी जो कि इतनी अच्छी संस्था मानी जाती है, एक अच्छे लेवल का संस्था मानी जाती है पीएससी जो है, वो भी कहीं न कहीं आप देखे होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस प्रकार से अनियमितता सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे बीच में अब क्या है वो तो जांच का ही विषय है, लेकिन जितनी भी जानकारी आती है छन के आती है, तो उससे तो लगता है कि बहुत जिस प्रकार से जो है
काम होना चाहिए और जिस प्रकार से निष्पक्ष होनी चाहिए, तो उस प्रकार से मुझे नहीं लगता है। खेती किसानी किसानों के लिए ठीक काम किया है भूपेश सरकार ने, और युवाओं के लिए उतना नहीं कर पाई, इतना करना चाहिए था। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं के मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस की जो सरकार है ना, वो विफल रही है, ऐसा मेरा मानना है। अब अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्या होना क्या चाहिए युवाओं के लिए? आप यूथ हैं, आपके हिसाब से जैसे आपको कहा जाए कि मुख्यमंत्री से अपील करिए, जो भी मुख्यमंत्री बनता है कल को, जी 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 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी यहाँ की जो है कांग्रेस की सरकार जो है, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए 2500 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता निर्धारित किया है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। 2500 रुपया आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, है ना, वो किसी समस्या का समाधान नहीं है ना। आप उनको क्या योग्य बना पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मैं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी कहना चाहूँगा। शिक्षा व्यवस्था जो है ना, शिक्षा के स्तर में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। आत्मानंद योजना बहुत ही अच्छी, नो डाउट बहुत अच्छी योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया है। अंग्रेजी मीडियम के लिए, और अब हिंदी मीडियम भी ला रहे हैं जो है आत्मानंद के स्कूल। लेकिन आप देखेंगे यदि शिक्षा के क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ में जो है विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, 10,000 से। और आप देखिए आत्मानंद स्कूल कितने हैं, 200 से 300। अभी आत्मानंद हम करेंट अफेयर के बुक में पढ़ते रहते हैं, 200 से 300 आत्मानंद, तो ये तो नाकाफ़ी है ना। तो अब बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप। तो शिक्षा का पर्पस क्या है? सभी जो हैं, चाहे दिल्ली में बैठा आदमी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाके, बस्तर कोंडागांव से लेकर सुकमा का जो है, उसको इक्वल शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसमें और सुधार की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन और इसमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं इस बात में एक और जोड़ना चाहूँगा शिक्षा के मुद्दे पर, कि जैसे कि रेशियो दर्शाने के लिए कि इतनी हमारे यहाँ शिक्षित हैं करके तमाम सरकारें जो हैं, तमाम सरकारें जितनी भी सरकारें रही हैं, वो रेशियो दर्शाने के लिए इस बात को इंक्लूड कर देती है कि हाँ, अब अभी आप देखे होंगे कई राज्यों में भी है जो है सबको पास कर दिया जाता है कि शिक्षित हैं इस बात को दर्शाने के लिए। लेकिन वाकई में क्या वो शिक्षित हो पाए हैं? क्या उनको मूलभूत जानकारी है शिक्षा की? नहीं है। आप देखेंगे तो इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि शिक्षा के मुद्दे पे कहीं न कहीं, क्योंकि आप यदि स्कूल में पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसके साथ आपकी परीक्षा होती है चुनौतियों से जूझने की परीक्षा होती है। आप कितने समझदार बन रहे हैं इसके, ना केवल इसके लिए कि आपको पास कर दिया जा रहा है और आगे की तो हम ये अच्छा लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, लोगों के बीच अच्छा वातावरण नहीं ये कर पाएंगे। और आज के यूथ ही, आज के बच्चे जो हैं वो आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है ना, कि जो है यहाँ के जो आज के भावी नौका के खेने वाले हैं ना, जो बच्चे हैं, तो हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सब मुद्दे रहे हैं और ये सब है। शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, आप कह रहे हैं उन पे काम होना चाहिए जोर से। बिल्कुल चाहे जो भी सरकार बने, शिक्षा व्यवस्था में आदमी को योग्य बनाने के लिए, आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शिक्षा का ये उद्देश्य है कि आपको नौकरी ही पाना है। नौकरी पाना तो अलग चीज़ है, वो तो जीविका का एक साधन है। लेकिन शिक्षा में जो काम होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है शिक्षा में काम। स्कूलों की संख्या नो डाउट पहले से बहुत बड़ी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सब पढ़ो सब बढ़ो का नारा देकर जो है सब जगह शिक्षा केंद्र, हर किलोमीटर नई शिक्षा, कई प्रकार की नीतियाँ आई शिक्षा को लेकर, है ना, और उसमें करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं हम ग्राउंड पे काम ठीक से नहीं होता है। बिल्कुल शिक्षकों का स्तर उतना सुधरा नहीं है, या फिर जो एक बुनियादी शिक्षा की जो बात होती है, इसमें वो इस स्तर की नहीं दी जाती कि वो स्किल्ड एक मैन निकले, ना सिर्फ नौकरी, कुछ और भी बेहतर काम कर सके। बिल्कुल इसके लिए काम होना चाहिए। और इस शिक्षा में एक और आप चीज़ क्या बता रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि अब देखिए, अब शिक्षा के लिए हम जो है स्कूल बना देते हैं, है ना, लेकिन क्या हम मेरे दोस्त कई हैं जो शिक्षक हैं, है ना, तो वो अपनी पीड़ा बताते हैं मेरे को, तो मैं सुनता हूँ उनकी बातों को कि वो बोलते हैं कि अरे यार, हमको इतना समय दिया जा रहा है ना, करने के लिए हमको इतना पीरियड लेना है, इतने दिनों में हमको कोर्स कंप्लीट करना है करके लिया जा रहा है हमको इतना समय दिया जा रहा है, लेकिन हम तो दुनियादारी कार्यक्रम में भी व्यस्त हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई आया है ना,
तो कुछ ये सप्ताह मनाना है तो वो सप्ताह हम जान जागरूकता लाना वो भी ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसके ये में जो है हमारी स्टूडेंट की पढ़ाई तो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये इस बात को मैं जब भी सुनता हूँ बड़ा बड़ा दुख होता है ना। तो उनका वही सब ये ड्यूटी तो वो ड्यूटी इसी में उलझे रहते हैं शिक्षक जो है ना। तो अपना वो करना चाहते हैं, यूथ जो अब जो टीचर बन के जा रहे हैं वो काम करना चाहते हैं लोगों बच्चों के लिए, लेकिन वही है कि मतलब आप कह रहे हैं टीचरों को अन्य चीज़ों में उलझा दिया जाता अन्य है, चीज़ जो मैं नहीं पढ़ाई लिखाई उन पर ध्यान नहीं देता। हाँ, अन्य चीज़ें भी जरूरी है, सरकार के पास कर्मचारी कम है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि उनको जो है मूलभूत जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उनसे ना भटक के हम अदर कार्यों में यदि व्यस्त हो जाएं, ये तो मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी आए थे जी जी जी, और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी नरेंद्र मोदी का फेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी जी जी, और जैसे कि कल घोषणा पत्र भी जारी हुआ जी, जी। भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी मोदी की गारंटी उस घोषणा पत्र का नाम है। और भूपेश बघेल भी कांग्रेस में लगातार वादे कर रही है। जैसे आप नौजवान हैं तो इन घोषणा पत्रों को कैसे देखते हैं, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, इनको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, घोषणा पत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में जिस प्रकार की लोगों के बीच राजनीतिक जागृति आई है, घोषणा पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली जो सरकार है, कैसे समझाइए? पिछली जो सरकार है उसके घोषणा पत्र ने ऐसा जादू चलाया था लोगों के बीच में कि पता ही नहीं चला, और जो है सरकार बदल गई और भारी बहुमत से जो है कांग्रेस की सरकार आई। तो इसीलिए तो आप बताइए अभी घोषणा काम की, कौन सी घोषणाएं काम की थी कांग्रेस की सबसे पहला घोषणा जो काम किया है किसानों की कर्ज माफ़ी और धान का समर्थन मूल्य 2500 करना, ये काम की थी घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र तो काफ़ी अहम है, इसीलिए तो अभी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, है ना, अपना घोषणा पत्र को रिलीज़ नहीं कर रही थी, हैं कि आप करो, एक दूसरे का देखना चाह रही थी कि वाकई में क्या है। तो ये राजनीतिक बातें होती है, आप समझ सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है तो बड़ा इंतजार होता है कि जो सबसे कम बिड लगाएगा, तो यहाँ राजनीति में है कि जो अगले से ज़्यादा बिड लगा देगा उसका फायदा हो। मगर जैसे कि इतना लेट कर दिया घोषणा पत्र, तो ज़मीन तक पहुँच पाती है? नहीं, आप जैसे बोले आप इसमें मैं आपकी इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के मतदाता जो हैं, है ना, सिर्फ यहाँ भावनात्मक राजनीति चलती है, यहाँ विश्वास पर राजनीति चलती है। छत्तीसगढ़ में विश्वास पर राजनीति पर आपने अपने वादों को जो आपने किया जनता से, आप कितना डिलीवर कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ छत्तीसगढ़ का जो हम भी छत्तीसगढ़ियाँ हैं, हम भी छत्तीसगढ़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ी में आप हिंदी में ले रहे हैं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो सीरत है, यहाँ की तासीर है, लोग भरोसा करते हैं लोगों पर और भावनात्मक राजनीति होती है यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना पैसा दे देंगे तो नहीं, यहाँ भरोसा आप कितना बना पाए हैं ये महत्वपूर्ण है, ना कि आप इतना दे देंगे किसी को, इतना दे देंगे, ये मायने नहीं रखता। आप कितना भरोसा लोगों के बीच अपना बना पाएँ, है ना, लोग आपकी बातों को कितना समझ पा रहे हैं, ये सब मायने रखता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है, जी, इसमें जी, चलता है, जी, जी। यहाँ छत्तीसगढ़ में चलता है, यहाँ किस तरह के मुद्दे काम करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर को चाहे छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, शांति के टापू के नाम से प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ जो है। तो हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में, है ना, ये सब कहना जो है काफ़ी कठिन है कि मुद्दे तो इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे जगह। एक भैया मिले, बोले कि राम मंदिर बन रहा है, हमें घर मिले ना मिले, हमें और कुछ मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर बन रहा है इसलिए हम वोट देंगे। तो क्या नौजवान सोचते हैं? देखिए, आज के जो पढ़े लिखे हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं, बिल्कुल इससे मुझे लगता है कि ऐसा वास्ता नहीं रखते, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, है ना। हो सकता है कि जो बातें होती हैं वो बाकी लोगों को प्रभावित करें, लेकिन पढ़े लिखे मतदाता इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के साथ भारत में भी ये जो दौर रहा है बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है थोड़ा सा, है ना, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो एक तरफ से हम देखते हैं कि धर्म आधारित, हम जब NCERT की बुक भी पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं हम भी, तो फिर उसमें देखते हैं तो उसमें बड़ा अच्छे से विस्तारित किया गया है हर बात को, है ना। उसमें हम एक और जहाँ हम शिक्षा में पढ़ते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ जो है लोकतंत्र के विकास में बाधक है, लेकिन ये सब चीज़ हम ग्राउंड लेवल में देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता हम सबको, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये यूथ जो है ना, जो पढ़े लिखे शिक्षित यूथ हैं इससे प्रभावित हैं। बाकी हो सकता है युवाओं को क्या देखना चाहिए यूथ के तौर पर, उनको जब वोट देने जाना चाहिए क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस आधार पर वोट देना चाहिए? यूथ को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि चूँकि आप
एक इकाई हो, वोट देने की इकाई हो, तो आप यदि वोट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके मुद्दे सध रहे हैं कि नहीं सध रहे हैं। आप जो है आपको रोज़गार चाहिए तो आपको रोज़गार दे पा रहा है कि नहीं पा रहा। स्वास्थ्य के मुद्दे, बेसिक मुद्दे क्या हैं, हमेशा से वही मुद्दे रहे हैं, है ना। पहले से आज तक कोई आपको शिक्षा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, आपको रोज़गार मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, आपको स्वास्थ्य मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये जो बेसिक है। और इससे इतर जो भी मुद्दे हैं जो आपको ध्यान भटकाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे मिलता कुछ नहीं है लोगों को, अंत में विनाश ही होता है। मैं देखता हूँ कि इसमें अंत में विनाश में, आँख के बदले आँख से कुछ नहीं मिलता लोगों को, है ना। दुनिया अंधी हो जाएगी, सब आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख चाहेंगे ना, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए, युवाओं को और सभी मतदाताओं को भी, और अपने बेसिक सवालों पर बात करनी चाहिए। और यदि जब आपके यहाँ जो ये आते हैं, आपके यहाँ जो नेता आते हैं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए इन सब मुद्दों पर, और डट कर पूछना चाहिए। मैं भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेबासी की से रख रहा हूँ। जब तक ये युवा जो है इस प्रकार से बेबासी से नहीं रखे, क्योंकि अपना दाव लगाना पड़ता है, बात को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए अपने आप को ये करना पड़ता है। तो मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ, क्योंकि युवा जो है समझे इन बातों को, अपनी ताकत को समझे। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी बातें बोली आपने। कई बार हम भीड़ में घूमते हैं, भीड़ में लोगों से बात करते हैं, इधर उधर की खूब बातें होती हैं, जी जी जी। जेन्युइन बात नहीं हो पाती, पर आपने जो बातें की ना, बहुत ही जेन्युइन बातें लगी। और मुझे लगता है कि युवाओं को सुनना चाहिए। कई बार हम लोग लिखते हैं आंखें खोलने वाली चीज़ें, तो वो कुछ वैसी बातें आपने की, मज़ा आया बात करके आपसे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।